नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आज सबका स्वागत है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है, जिसके डीएनए में विभाजनकारी मानसिकता समा गई है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया। 2 फरवरी को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इकोनॉमी को AA वायरस फैलने को लेकर देश में एक शहंशाह बना दिया उन्होंने सरकार को, और कहा कि 2 हिंदुस्तान बनने जैसे आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में आए तो उन्होंने आंकड़ों के साथ और पंडित नेहरू के बयानों के आधार पर राहुल गांधी समेत समूचे कांग्रेस को घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो इतिहास से सबक नहीं लेता वो इतिहास में ही मिल जाता है। इसलिए सवाल पब्लिक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर इसी पावर पंच पर है। मैं आपको प्रधानमंत्री के बयानों को सुनाऊंगी, लेकिन पहले आज की टॉप 3 हेडलाइंस। गर्भित राम रहीम को 21 रोहतक जेल से बाहर रहने की छूट मिल गई है। पंजाब चुनाव के 13 दिन पहले राम रहीम को फरलो पर छोड़ा गया है। राम रहीम के भक्त पंजाब में बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में उनकी रिहाई होना अहम डेवलपमेंट है। हरियाणा सरकार ने फरलो पर मिली इस छूट को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से जेड सिक्योरिटी लेने की अपील की है। संसद में बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि ओवैसी पर हमले के आरोपियों पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ओवैसी के मूवमेंट की जानकारी हापुड़ प्रशासन को पहले से नहीं दी गई थी। आज की तीसरी बड़ी खबर, कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियां के हिजाब पहनने पर विवाद आज लोकसभा में पहुंच गया। हंगामा भी हुआ इस बात को लेकर। उधर दिल्ली आए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि लड़कियों को सरकार का निर्देश मानना होगा। कल हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। यह मामला उडुपी के एक कॉलेज से उठा है कि लड़कियों को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, कम से कम स्कूल में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म के खिलाफ है। लेकिन इसे एक समुदाय मुद्दा बना दिया गया। और अब सवाल पब्लिक का। कांग्रेस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे तीखे शब्द बाण छोड़े। कांग्रेस के डीएनए में विभाजनकारी मानसिकता होने का आरोप बेहद गंभीर है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो उन्होंने कुछ ही समय पहले लोकसभा में दिया। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य प्लीज, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधिक आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहां अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा
खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले के लिए पंडित नेहरू के बयानों को आधार बनाया। कई बार नेहरू जी का जिक्र कर उन्होंने कांग्रेस को कैसे आईना दिखाया, इसे आप स्वयं ही सुन लीजिए। जरा मैं आज कोट सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आ गया समझ? सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है, और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूं। कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए। अंबानी और अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी बीते 7 वर्षों से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल जी ने लोकसभा में भी AA वेरिएंट वाले वायरस के फैलने की बात की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आइए सुनते हैं। जो इतिहास के सब जो लोग
इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो इतिहास में खो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा 60 से 80 का दायका, 60 से 80 का दायका, उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे। उस कालखंड की बात कर रहा हूं। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रह करके सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली। आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान। माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश हैं, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। तो आज दर्शकों, सवाल पब्लिक का नंबर 1, राष्ट्र के नाम पर रोजगार और हर मुद्दे पर जवाब आज प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन राहुल गांधी कहां थे? सवाल नंबर 2, किसने गरीबी हटाई, किसने देश को ठगा? ये आप सवाल दीजिए। नंबर 3, अडानी अंबानी वर्सेस टाटा बिरला पर लड़ाई आज क्यों आई? सवाल नंबर 4, कांग्रेस क्या अब सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है जैसा मोदी जी ने कहा, या ये लड़ रही है लोगों की सोच की आजादी के लिए? ये आज सवाल है पब्लिक के, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान हैं विवेक साइलस जी, समाजवादी पार्टी से, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्मिता प्रकाश एडिटर ANI, पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी। लेकिन मेरा पहला सवाल गजेंद्र सांखला जी के पास जाता है। गजेंद्र सांखला जी कांग्रेस के लीडर हैं, और गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज हर
मुद्दे पर जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर इशू पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोरोना काल में अनेक उन पर जो आरोप लगाए गए थे, और इसके अलावा उन्होंने किस तरह इस देश को की प्रगति हो रही है, कैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लगी हुई है, इसमें हर चीज का सवाल दिया। लेकिन राहुल गांधी जी अक्सर देखा गया है प्रहार करते हैं तब आते हैं पार्लियामेंट, लेकिन जवाब के समय कभी भी नहीं आते। गजेंद्र सांखला जी, मैं आपको 90 सेकंड का समय देती हूं। 90 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जो जवाब दिए हैं, उन जवाबों का कोई आपके पास जवाब बनता है? पहली बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को या देश को कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी का भाषण पूर्णतया एक विपक्ष के नेता का भाषण था, जो सरकार कांग्रेस की है और उसको कोस रहे हैं, ये उनका भाषण था। और भाषण के अंदर बार बार उनके द्वारा झूठ बोले गए, गलत तरीके की तथ्यात्मक बातें पेश की गई। जैसे उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। ये किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो और चाइना से 3000 करोड़ की मूर्तियां बनवाते हो। ये आपके दोगलेपन को दर्शाता है। ये बात कांग्रेस से खड़ी की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जिस तरह की बातें महंगाई को लेकर के बात की, महंगाई के आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए। आज 2014 के बाद में आज 3 गुना सिलेंडर की रेट 1000 रुपए सिलेंडर है। आज डीजल और पेट्रोल की रेटें आसमान छू रही है। आज 100 से ऊपर डीजल, 110 से ऊपर पेट्रोल है। गैस 1000 रुपए से का आसपास है। जो बजरी की ट्रॉली 1500 रुपए में आती थी, आज वो 4500 रुपए की है। सीमेंट जो 190-95 रुपए का था, वो 390 रुपए का है। जो स्टील मकान कंस्ट्रक्शन के अंदर 3600-3700 रुपए क्विंटल आता था, वो आज 7000-8000 रुपए टन के आसपास है। आप मुझे बताइए, ये महंगाई के आंकड़े छुपा करके गलत तथ्य प्रस्तुत करना देश में महंगाई नहीं है। 10 रुपए सिलेंडर बढ़ता था, यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा। वो जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों का ये डीडर आप पीट रहे हैं, वो सारे के सारे अलमारी के अंदर बंद पड़े और गांव के अंदर धुआं धुआं है। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक दलों को गैंग कहना, ये देश को शर्मसार करने वाली बात है। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से बुढ़ापे में गलती हो गई और मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये गैंग है जिसने देश को 50 साल तक नेतृत्व दिया, उन दलों को ये गैंग बता रहे। आप सोचिए, इस प्रधानमंत्री जी का वास्तव में ये देखा जाए जिन तथ्यों को इन्होंने कहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव, किसका अमृत महोत्सव? गरीब मर रहा है, लाशें तैरती हुई पूरे विश्व ने देखी है, कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए गए, ये दुनिया ने देखा है। आज चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी चारों ओर बढ़ी है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। कौन सी बात कर रहे हो आप? कौन सी इसमें चर्चा की? आपके 90 सेकेंड समाप्त हुए, लेकिन आप तो शायद 90 महीने तक, 90 साल तक शायद बोल सकते हैं। इतनी आपको आलोचनाएं करनी है प्रधानमंत्री की कि शायद वक्त, शायद घड़ी अपना अस्तित्व ही खो दे, जितनी बातें कांग्रेस पार्टी को कहनी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी सांखला साहब, जिन्होंने चौकीदार चोर कहा, उन्हें आज गैंग कहलाने पर इतनी दिक्कत। लेकिन ये सवाल मैं पूछती हूं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, इस वक्त जो सांखला साहब ने कहा है, सीधा प्रहार किया और कहा है कि जो नंबर दिए थे, जो तथ्य दिए थे, वो सब गलत है। जवाब दीजिए, आज गजेंद्र सांखला साहब ने इस वक्त जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री के अभिभाषण प्रस्ताव पर, जो उनका लोकसभा में जवाब था।
देखिए नाविका जी, इनके 90 सेकंड ही नहीं बल्कि इनके 65 वर्ष भी खत्म हो चुके हैं और देश के लोगों ने इन्हें इतिहास की टोकरी में डालने का काम किया है। नागालैंड, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, देश के कई हिस्सों से कांग्रेस मुक्त भारत किस प्रकार से बन चुका है उसका तो वर्णन प्रधानमंत्री ने किया ही है, परंतु क्यों ये स्थिति पैदा हुई आज वो समझने की बहुत ज़रूरत है। गरीबी नहीं हटाई परंतु गरीबी को नीचे लाने के बदले गरीबी रेखा को नीचे ले आकर गरीबी के साथ खिलवाड़ करना और गरीबों के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस महंगाई पर रोज चीख चीख कर बोलते हैं, राजस्थान में महंगाई की क्या दर है उस पर एक बात भी ना कहना, और नेहरू जी से लेकर उनकी सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में किस प्रकार से डबल डिजिट महंगाई रही उसके विषय पर कुछ नहीं बोलना। बेरोजगारी की बात करना, और बेरोजगारी राजस्थान से लेकर पूरे देश में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर किसानों के साथ और बेरोजगारों के साथ क्या व्यवहार होता है उस पर कुछ नहीं बोलना, यह भी उनको याद दिलाया। परंतु आज सबसे बड़ी बात नाविका जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति नेहरू की तो ये रोज चालीसा करते ही हैं, रोज नेहरू चालीसा, जय श्री नेहरू जय श्री रेणु करते हैं, तो नेहरू जी ने ही कहा है कि ये तो देश नेशन है। आज नेहरू जी को भी कोट कर दिया, आज सुब्रमण्यम भारती जैसे एक महान कवि, राष्ट्र कवि को भी कोट कर दिया, और विष्णु पुराण, उसमें हालांकि आपकी ज्यादा आस्था नहीं होगी, उसमें भी भारतवर्ष के बारे में बहुत बड़ा वर्णन है। आज मुझे गजेंद्र सांखला बताए कि देश को विभाजनकारी नीति अपनाने वाले और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, खंडित करने वाली सोच को टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहेंगे तो इस गिरोह को और क्या कहा जाएगा। जिस व्यक्ति ने यह कहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके समर्थन में जाकर जेएनयू में जो खड़ा हो उसको क्या कहेंगे। जो भारत के सेना के खिलाफ जहर उगलता हो और माओवादियों के साथ, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाता हो, उसको गैंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तो आज कहूंगा कि सबसे पहले गजेंद्र सांखला जी, अगर आप में ईमानदारी बची हो और नेहरू चालीसा करने की आपकी पुरानी आदत है तो या तो बताइए नेहरू सही है और यह देश एक राष्ट्र है और यह जीवित राष्ट्र है, या कहिए कि आज नेहरू को भी आपने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है जब आप उनकी बात को नहीं मानते कि यह देश एक राष्ट्र है। और राहुल गांधी और टुकड़े गैंग के इतने नतमस्तक हैं आप कि आज नेहरू को भी इतिहास की टोकरी में डाल दिया है आपने। बताइए, पहले देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे थे, उनकी मुखबिरी मैं आपको नहीं बता सकता इस देश की राष्ट्रीयता के बारे में आपको समझाना नामुमकिन है। अरे देखिए ना, आपको मेक इन इंडिया ऐसा है, सुनिए एक एक करके बात रखते हैं। गजेंद्र जी, जिनका नेतृत्व भी स्वदेशी ना हो, उनको मैं भारत की राष्ट्रीयता के बारे में क्या वर्णन करूं। आप राष्ट्रीय नेतृत्व तो राष्ट्रीय लेकर आइए, पहले नेतृत्व तो विदेशी नहीं स्वदेशी चुनिए। जब आप नेतृत्व स्वदेशी चुनेंगे तब आपको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और भारत की राष्ट्रीयता के बारे में बता सकेंगे। जब आपका विश्वास ही नहीं है भारत की नेतृत्व में तो मैं आपको क्या वर्णन करूं। आज जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पर आप ये बात बता दीजिए मुझे गजेंद्र सांखला जी, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने गरीबी रेखा की जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया 2013 में, इसलिए आपको लगता है कि आपने 14 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। आपने लोग ऊपर नहीं किए, आपने लाइन जो है उसी को नीचे कर दिया, तो लोग नहीं ऊपर हुए, डेफिनेशन परिभाषा बदल गई। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त मेरे पास आंकड़े हैं सारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े होते हैं, और इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं कि 2007 में अगर 6.2 था तो 2008 में 9% इन्फ्लेशन रेट था, 2009 में ये 12% हो गया। ये इतिहास में ये नंबर्स हैं, और ये तब की प्लानिंग कमीशन जो आपके अंडर थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार के अंडर थी, उनके आंकड़े हैं। मैं अपने घर से बनाकर आंकड़े नहीं लाई हूं। और 2012 में इन्फ्लेशन रेट था 10%, अब जो घट के 5.6 पर है। मैं पूछना चाहती हूं गजेंद्र सांखला जी, इनमें से इन दोनों में से कौन से तथ्य गलत है? इन दोनों में से कौन से तथ्य गलत है?
ये तथ्य गलत है कि वर्तमान के अंदर सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। आम आदमी हिंदुस्तानी गरीबी से मर रहा है। मैंने आपको दरें बताई है। एक भी दर अगर मैं कह रहा हूं गलत तो घरों के अंदर टीवी चैनल 100 रुपए में चलते थे, आज 350 रुपए में चल रहा है। आज सीमेंट नाविका जी, जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है उसके अंदर 100 गुना रेट के अंदर इजाफा हुआ है। आज झूठे आंकड़े पेश करके देश का चलिए, आंकड़े आपको पसंद नहीं आ रहे, आंकड़े आपको पसंद नहीं आ रहे, आइए आंकड़ों को उठाते हैं और डालते हैं डस्टबिन में। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन वित्त मंत्री था और किसने ये और प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, किसने कहा था कि लोग 15 रुपए की पानी की बोतल ले लेते हैं, 20 रुपए की आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन गेहूं और चावल का 1 रुपया भी दाम बढ़ जाता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ये कहा था कि नहीं? कांग्रेस के वित्त मंत्री जो आज बैठकर हर बजट पर तर्क वितर्क करते हैं, उन्होंने तब कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? हाँ या ना? ये तथ्य है या झूठ है? नाविका जी मुझे एक बात बतलाइए। 2000 बीजेपी का प्रवक्ता यहां बैठा है, 2014 के बाद कौन सी ऐसी चीजें है जिसके दामों में गिरावट आई है? अगर 100% रेटें नहीं गिरी हो तो आज ये राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीतिक पटल पर इसे बहस करने को तैयार हूं। झूठे आंकड़े पेश करके चलिए, अब आंकड़े झूठे हो गए, अब तथ्य झूठे हो गए। मैं बस आज प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया, आज मैं वो वक्तव्य सुनाना चाहती हूं जो पंडित नेहरू के वक्तव्य का जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी हर बात को लॉजिकल बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का सहारा लिया था। उन्होंने पंडित नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नेहरू के समय यह कहा जाता था कि कोरिया में इस वक्त वॉर चल रही है, इसलिए महंगाई हो रही है। यह बात पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से कही थी और यह मैं आपको एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनवाती हूं जो पंडित नेहरू जी की आवाज में है। आइए सुनते हैं। आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से चीज़ों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं। खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ और दुनिया के वाकयात। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीज़ों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीज़ों के दाम से पड़ जाए। स्मिता प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये आवाज सुनी, ये पंडित नेहरू जी की आवाज थी या नहीं थी? मैं आपसे पूछती हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने आज सभा में कहा, लोकसभा में कहा और कहा कि 15 रुपए की लोग पानी की बोतल खरीद लेते हैं, 20 रुपए की आइसक्रीम खरीद लेते हैं, लेकिन गेहूं और चावल के दाम जरा से क्या बढ़ जाते हैं, इन्हें तकलीफ हो जाती है। ये वक्तव्य श्री पी चिदंबरम जो तब वित्त मंत्री थे 2012 में, उन्होंने कहे थे या नहीं कहे थे? और जो आंकड़े मैंने आपको इन्फ्लेशन के गिनाए, ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि गजेंद्र सांखला जी ने इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने तथ्य ही गलत दिए थे लोकसभा में। नाविका, जो कहा जाता है कि ऑपोजिशन में रह के ऑपेड आर्टिकल्स लिखना या फिर एलिगेशंस करना ये आसान होता है, लेकिन गवर्निंग इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सांखला जी जो कह रहे हैं महंगाई को लेकर, अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती, इस पर फोकस किया होता अपने बजट स्पीच में, ना कि तमिलों के पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर नेशन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस सब ये थिंक टैंक वाले मामलों पर फोकस नहीं किया होता, महंगाई पर ही फोकस किया होता, क्योंकि इट वाज ऑन द प्रेसिडेंट स्पीच। लेकिन इन सब पर नहीं किया और वो किसी और इश्यूज पर चले गए। इसी कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ओपनिंग दे दिया जो आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बिल्कुल ही करारा वार कर दिया
और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो फूट डालो की राजनीति कर रही थी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल एग्जैक्टली जो राहुल गांधी का जो स्पीच था कि आप तमिलनाडु में कभी राज नहीं कर सकते क्योंकि आपने भाषा को वो अहमियत नहीं दी, तमिल राजनीति के बारे में जिक्र किया और कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब ऐसी बातें आपने कह दी तो आपने एक ओपनिंग दे दी एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो नेशनैलिटी, नेशनहुड और जो भारत के अस्तित्व के बारे में इतना कुछ जानता है। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया आज उसके, और उनके आज स्पीच के लिए तो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच। और हर बात पर नेहरू जी को कोट करना ये भी एक पॉलिटिकल टूल था, क्योंकि कांग्रेस आए दिन ये कहती जा रही है कि बीजेपी जो है वो इंदिरा गांधी और नेहरू के अस्तित्व को मिटा देना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बार बार वो नेहरू जी के स्पीचेस का सहारा ले रहे थे। और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस शायद सत्ता में आना नहीं चाहती, इसके लिए भी उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, ओडिशा, गोवा, और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार में 1980s से सरकार बनाने में नाकामयाब है, बंगाल में 1950s आई थिंक 50 साल या कुछ नाकामयाब रही है, 1995 से दे हैव नॉट बीन इन पावर इन ओडिशा। ऐसे उन्होंने कई ताने मारे कांग्रेस को, एंड फ्रैंकली इसमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है। कांग्रेस जो है हर राज्य में इलेक्शन हारती आ रही है और इसका जवाब क्या देगी कांग्रेस? इट वॉज इम्पॉसिबल। और फिर राहुल गांधी को बिना नाम लिए उनको क्रिटिसाइज किया और कहा कि वो बोल के भाग जाते हैं और इनको भुगतना पड़ता है। अधीर रंजन की तरफ उन्होंने इशारा किया, और बात भी सही है जब उन्होंने कहा कि आप अडानी अंबानी को बार बार एक डीमोनाइज करते हैं। ये वेल्थ जनरेटर्स है, आप कैसे इनको डीमोनाइज कर सकते हैं? सब नौकरियां इन्हीं की वजह से आती हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से। और यही सवाल आज पब्लिक उठा रही है। और सांकला साहब, आज दिल्ली से सीमा अग्रवाल पूछ रही हैं कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है लेकिन कांग्रेस को गंभीर स्थिति का एहसास नहीं है, क्या उन्हें खुद के भीतर झांकने की जरूरत नहीं है? यह पब्लिक का सवाल है, पब्लिक पूछ रही है आपसे। नाविका जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, कांग्रेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता है। इस बात को सिद्धांत मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आज पार्लियामेंट में बोलने पर क्या केवल देश में कांग्रेस पर ही बोलना था? क्या ये 60% उन्होंने भाषण कांग्रेस पर दिया है? क्या देश की जनता की महंगाई, देश की जनता की बेरोजगारी, देश की जनता के 2 करोड़ रोजगार, देश की जनता जिस तरह से त्राई माम हो रही है, किसान 700 से ज्यादा मर गए, उन किसानों की फसलों के मूल्य पर 14 महीने तक वो सरहद पर बैठे रहे। आज इन बातों पर कोई सवाल नहीं, केवल कांग्रेस और कांग्रेस, क्योंकि चलिए आपको अगर इतनी प्रथमता दी जा रही है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो भी आपको पसंद नहीं। शहजाद पूनावाला जी, क्या दिक्कत है? अगर जवाब ना दें तो दिक्कत है, अगर जवाब दे दें तो दिक्कत है, जाएं तो जाएं कहां? देखिए, जो गजेंद्र सांकला जी कह रहे हैं कि हमारा पर्दाफाश क्यों किया पार्लियामेंट में, हमारी पोल क्यों खोल दी पार्लियामेंट में, ये तो इनकी असलियत है। अरे भाई, आपकी पोल क्यों ना खोले? अगर आप मोदी विरोध में देश विरोध करोगे, कोरोना विरोध छोड़कर मोदी विरोध को प्राथमिकता देते हुए किस प्रकार से आपने महाराष्ट्र में कोविड को उत्तर प्रदेश और बिहार में फैलाने के लिए जिस प्रकार से वहां पे लोगों को एक षड्यंत्र के तहत बाहर भेजा, उत्तर प्रदेश भेजा, कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने के लिए वैक्सीन के खिलाफ हेजिटेंसी फैलाई, जिस प्रकार से किसानों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, परंतु राजस्थान के किसानों को एक फूटी कौड़ी लोन माफी की नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी जमीन नीलामी होने पर आई है। बेरोजगारी पर रोज चीख चीख कर, कुर्ता फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, परंतु सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर राजस्थान में, और हो सकता है आप भी इसके शिकार है, आप राजस्थान से ही आते, मुझे बताया गया है। मतलब राजनीतिक रूप से बेरोजगारी की शिकार है, उस प्रकार से मत लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर इसको हम उजागर
अगर करे तो आज आपको दिक्कत क्या है? और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा गजेंद्र सांखला जी, कि आज जो बात कही है, आप राष्ट्र मानते हैं इस देश को या आप इस देश को राष्ट्र नहीं मानते हैं? और अगर आप इस देश को राष्ट्र नहीं मानते हैं तो क्या आप उसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं हुए? आप अफजल गुरु की वकालत करेंगे, आप शर्जील इमाम की वकालत करेंगे, आप वकालत करेंगे उन तमाम उन देशद्रोही ताकतों का जिसको आप आज पहले माओइस्ट कहते थे, पहले इंटरनल थ्रेट कहते थे, और आज वो वॉइस ऑफ डिसेंट बन गया। क्यों ना आपका पर्दाफाश किया जाए? इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है अपने पास, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। देश को झूठ बोलो और झूठ बोलो, उससे ज्यादा झूठ बोलो। महाराष्ट्र से तो मजदूर पलायन करके, इसमें झूठ क्या है सांखला साहब, इसमें झूठ क्या है? जब लेके रहेंगे आजादी और इस तरह की तकरीरें हुई थी जेएनयू में, तो राहुल गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे वहां? इसमें झूठ क्या है? और आशुतोष जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सीधा सवाल ये है कि अगर महंगाई पर, जिस तरह स्मिता जी ने कहा, अगर महंगाई के मुद्दे पर राहुल जी को बोलना था तो जरूर बोलते। ये आम आदमी के मुद्दे हैं और महंगाई है, इस वक्त महंगाई है, पेट्रोल के दाम ऊपर है, पर क्या हम भूल गए वो दौर जब दालें 200 रुपए किलो हो गई थी? कम से कम महंगाई के बारे में वो ना बोलें जो लोगों को कहते हैं कि आइसक्रीम खा लेते हो कमाल है, और गेहूं की दाम अगर 1 रुपए बढ़ जाए तो आपको तकलीफ होती है। और मैं सवाल ये भी पूछना चाहती हूं कि महंगाई अगर मुद्दा था तो लोकसभा में नहीं बोले, और जब राजस्थान में महंगाई के मुद्दे पर बड़ी रैली रखी गई थी तो वहां हिंदू और हिंदुत्व समझाने लगे राहुल गांधी। तो महंगाई के मामले में संगीन कौन है? नेहरू जी के आपने सुन लिए वक्तव्य, राहुल गांधी जी का आपने देख लिया राजस्थान और लोकसभा का रिकॉर्ड, और इस वक्त उंगली उठाने वाले क्या ये कह सकते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर वो संगीन तरीके से उठा रहे हैं सवाल? नहीं, मुझे तो आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हुए लगा कि कांग्रेस इस देश की सबसे ताकतवर पार्टी है और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर अपने भाषण का 60% अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कोसने में, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने में, लोकसभा में तो है, इसमें कहां दो राय है? लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी मतलब मैं बीजेपी से भी बड़ी पार्टी, क्योंकि इतना महत्व उनको दिया गया, जिसके पास सिर्फ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इतना महत्व देना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, राहुल गांधी के अंदर बहुत दम है। तभी तो प्रधानमंत्री को इतना वक्त देना पड़ रहा, अन्यथा प्रधानमंत्री को इग्नोर कर देते। भाई कोई आदमी किसी कमजोर आदमी की तरफ को थोड़ी ही भाव देता है, भाव उसको देता है जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, जो जिसके अंदर दम होता है। तो मुझे आज पहली बार ये लगा इतने सालों में कि कांग्रेस पार्टी उतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर लोग समझते हैं, या जितना कमजोर नाविका जी समझती हैं, स्मिता जी समझती हैं, या मैं समझता हूं। हमें तो आज पहली बार लगा कांग्रेस पार्टी वाकई में मोदी जी उनको उस नजर से देखते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है और इस पर हमेशा अटैक करना चाहिए। अगर इस पर अटैक नहीं करेंगे, इसको डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, तो ये किसी न किसी दिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबेगा। दूसरा सवाल, अब 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को आज जो एक फैक्ट उन्होंने कहा, मुझे लगता है उस फैक्ट को थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। जब उन्होंने 13 करोड़ गरीबी के बारे में बातचीत, मैं उस बारे में नहीं जाता हूं, लेकिन 2006 से लेकर 2016 के बीच में यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसने खुद कहा था कि भारत ने 2006 से 2016 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया। इसमें 2 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी साल है, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो बात बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री जी को जिन सवालों के जवाब देने चाहिए थे वो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, और मैं हमेशा डेटा लेकर बात करता हूं। भारत सरकार के डेटा है, आप देख लीजिए 2016-17 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी 8.2% थी। 2017-18 में वो जीडीपी घट के 7.2% हो गई। 2018-19 में वो घट के 6.1% हो गई। 2019-20 में वो घट के 4.2 हो गई, और ये कोरोना के पहले के इकोनॉमिक डेटा है। और 4.2% पे भी भारत सरकार का अपना नेसो कहता है कि वो 4.2 नहीं बल्कि 3.7% है। अब ये जो आर्थिक गिरावट हुई है, इसके पीछे का कारण क्या देश को इस बारे में उनको बताना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण, जो भी आपने भाषण दिखाया, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया कि महंगाई बढ़ी हुई। क्यों महंगाई बढ़ी है उसका जवाब
उन्होंने एक प्रधानमंत्री के तौर पर देने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के माध्यम से देश की जनता के लिए जवाबदेह हैं। अगर महंगाई बढ़ रही तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45% से घर के 35% कैसे होगा। मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखिल भारतीय स्तर पर भारत के अंदर जो रोजगार की संख्या है, रेट है, वो 10% घट गया। 45% घट के 35% क्यों हुआ, इसका जवाब देना। लेकिन पूरी कोशिश उनकी ये थी कि राहुल गांधी किस तरीके से एक भगोड़े हैं। तो चलिए पूछते हैं शहजाद पूनावाला जी से, और शहजाद पूनावाला जी से पूछते हैं कि इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, ये आशुतोष जी का कहना है। शहजाद पूनावाला, और एक सवाल भी आया, मैं आपके सामने रख दूं। आंध्र प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव का सवाल है, राहुल का रवैया है कि आरोप लगाओ और चलते बनो, क्या यही कारण है कि वो संसद से अक्सर गायब रहते हैं? बहरहाल ये जनता का सोचना है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर तंज कसा, और अधीर रंजन साहब जब बार बार उठकर कह रहे थे तो उन्हें कह भी दिया कि भैया आपकी एसीआर यानी कि आपका जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा। आपने काफी बार विरोध कर लिया है मेरा, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो तो है नहीं इस वक्त। लेकिन सवाल इस वक्त ये है शहजाद पूनावाला जी कि प्रधानमंत्री ने विस्तार पर महंगाई का, बेरोजगारी का जवाब नहीं दिया, ये आशुतोष जी का आरोप है। देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी जैसे कुछ लोग हैं, उनको चाहे जितना भी जवाब दे दो, वो शायद जवाब से या जवाब देने वाले से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, इसीलिए उनके लिए कोई जवाब पर्याप्त नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज अमेरिका में कोविड काल जब से आया है 2 वर्षों से, नहीं हंसने का विषय नहीं है आशुतोष जी, मैंने तो आज कोरोना काल 2 वर्षों से आया है, हमारे खर्च बढ़ने के बावजूद भी आशुतोष जी मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपको चाहे जो भी बोलो आप संतुष्ट नहीं हो सकते भाई, तो मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, आपकी प्रशंसा है, उसको प्रशंसा के रूप में लीजिए। हाँ, आप प्रशंसा के रूप में लीजिए। अब सुनिए, सुनिए, माफी चाहता हूं। आशुतोष जी ऐसे निंदक है, आशुतोष जी ऐसे निष्पक्ष निंदक है कि जिस व्यक्ति ने 10 साल तक सरकार 10.5% की इन्फ्लेशन पर चलाई, वो तो आशुतोष जी को सही लगता है। जिस व्यक्ति ने 70-80% पेट्रोल के दाम बढ़ाए, वो तो आशुतोष जी को बहुत सही लगता है। और जिस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया, आज अमेरिका से कम इन्फ्लेशन है उसके बावजूद भी, और 40% पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 70% नहीं बढ़ा जिस प्रकार से अनर्थ शास्त्री के जमाने में बढ़ा था, तब भी आशुतोष जी को संतुष्टता नहीं है। मैं उनकी बात मान सकता हूं। आशुतोष जी को इस बात की भी संतुष्टता नहीं है कि जो 60 वर्षों में जो हमारी इकोनॉमी जितने ट्रिलियन डॉलर की हुई, उसको दुगना करने में मात्र 5 वर्ष लगे। आज हमने उतना ही स्पेस कवर अप किया है जितना 60 वर्षों में हुआ, पर आशुतोष जी उससे संतुष्ट नहीं है और ना उनको संतुष्ट किया जा सकता है। आशुतोष जी इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 से 14 तक धूल चाटती रही। इनके अनर्थ शास्त्री सत्ता में थे तो उन्होंने एक भी उसके प्रावधान को लागू करने का काम नहीं किया, उसको लागू करने का काम किया और स्वामीनाथन जी ने पीठ थपथपाई, उससे भी उनको संतुष्टता नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को। मैं आशुतोष जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आदरणीय आशुतोष जी ये बता दीजिए कि महंगाई की दर, हमने तो एक्साइज काटा, महाराष्ट्र में जो आपकी चहीती सरकार है विचारधारा के रूप से, वहां पर विदेशी दारू पर तो टैक्स काट दिया, पर वहां पर वैट नहीं काटा। पर आशुतोष जी आपकी निष्पक्षता हो सकता है आपको रोकती होगी वहां की सरकार से सवाल पूछने के लिए, हो सकता है आपकी निष्पक्षता आपको रोकती होगी इस सवाल पूछने के लिए कि बिजली की दरें राजस्थान में सबसे ज्यादा क्यों है। हो सकता है आपकी निष्पक्षता आपको रोकती होगी कि श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल जो इतना महंगा मिलता है उतना महंगा लखनऊ कानपुर में नहीं मिलता है। हो सकता है आपकी निष्पक्षता आपको रोकती होगी, हो सकता है आपकी निष्पक्षता आपको रोकती होगी कि राहुल गांधी पूरे देश में मेरी रिसर्च टीम आशुतोष जी इस वक्त मुझे कह रही है कि आपने जो लेबर पार्टिसिपेशन जो दर बताई है कि ये 10% घट गई है, ये मेरी रिसर्च टीम कह रही है कि शायद सही आंकड़ा नहीं है। तो जब तक ये आंकड़ा रिसर्च टीम से ना आ जाए तो आप लाई डिटेक्टर के घेरे में है। लेकिन मैं विवेक साइलस जी को अंदर लाना चाहता हूं। नाविका आई थिंक डोंट बी अनफेयर टू मी। अब इतना तगड़ा हमला राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। मैं जोड़ रहा था करीब 1.5 मिनट के अपने भाषण में, उन्होंने 15 बार मेरा नाम लिया है और कम से कम 4 बार उनको करके किया, 19 बार लिया है।
तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल साजाद भाई को मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो बहुत राहुल गांधी की के गुणगान करते थे। मुझे उसमें कोई फर्क, मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। जब कांग्रेस पार्टी ने इनको सेक्रेटरी नहीं बनाया, प्रवक्ता नहीं बनाया, तो आप जब पत्रकार थे तब भी आप आम आदमी पार्टी की वकालत करते थे। मुझे याद है जब आप पत्रकार थे तब भी आप आम आदमी पार्टी की वकालत करते थे, किताब में लिखी थी आपने। मैं आप दोनों से दरखास्त करूंगी, पर्सनल मत होइए। शहजाद पूनावाला कहाँ थे, कहाँ हैं, आशुतोष जी कहाँ थे, कहाँ हैं, ये मुद्दा नहीं है डिबेट का। आइए डिबेट के मुद्दे पर, क्योंकि पार्टियां बदलना या अपना डायरेक्शन बदलना, अपनी सोच बदलना कोई गलत नहीं होता कहीं पर। तो इस मुद्दे पर हम पर्सनल ना हो, हम कम से कम मुद्दे की बात पर रहे। और आशुतोष जी आप जवाब दीजिए। मैं जवाब नाविका, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि जब वो मेरे पर पर्सनल अटैक कर रहे थे तो आपको भी उनको थोड़ा उस तरीके से रोकना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उसमें आई एम यूज्ड टू दैट। भारतीय जनता पार्टी को मैंने रोका तो है, नहीं उनको मैंने रोका तो है। आशुतोष जी आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सारे नंबर अपने खाते में डालना चाहते हैं, किसी और को एक नंबर दे के राजी नहीं है। बिल्कुल राहुल गांधी जैसे हो गए। सारे नंबर दे दीजिए आप। अगर मैं राहुल गांधी हो गया तब तो मैं बहुत पावरफुल आदमी हो गया। देखिए, मैं जो आपने LFPR के बारे में बातचीत की है, मैंने रिसर्च किया है और फैक्ट सही है, उसमें कोई दिक्कत, अगर गलत होगा तो मैं आपके सामने आके आपके चैनल पे आके जो भी कहेंगे मैं मालूम। 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इस सवाल का जरूर जवाब देना चाहिए कि भाई आप कोविड के पहले देश के GDP 3.7% क्यों हो गई। महंगाई, जिसको आपने CMI के डेटा ने कहा कि 45 साल की सबसे ज्यादा हो गई बेरोजगारी, उसको कभी भारत सरकार ने एडमिट नहीं किया और NSO को डेटा को और CMI के डेटा को लगातार वो इग्नोर करते रहे। बाद में बड़े दबे छुपाने आपने कहा चुनाव में हाँ जी ऐसा, आप तो पकौड़े छिलने की बात करते। मैं छोटी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में आज जो हालत है, पेट्रोल की जो हालत है, वनस्पति तेल की जो हालत है, वो उस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जमाने में अगर महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, तो भारत की जनता ने 2 बार हरा के उनको किनारे फेंक दिया है। 7 साल लेकिन फिर भी जो दरें आप बता रहे थे वो गलत थी, इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट इसलिए डाला था। चलिए लाई नहीं, मिस स्टेटमेंट, क्योंकि मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है और सौरभ गोयनका मेरी रिसर्च टीम के हेड हैं, उन्होंने बताया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 46% इन 2016। 2016 में ये 46% थी, ये 40% हो गई है 2021 में। ये CMI का डेटा, मैं सरकारी डेटा नहीं कह रही, मैं CMI का डेटा कह रही हूं। तो 6% की गिरावट हुई है, 10 की नहीं। और ये भी कहा है CMI ने कि दिस वाज मेजरली ड्यू टू कोरोना एंड द सिचुएशन इज बिकमिंग बेटर। India's unemployment rate has fallen sharply to 6.57%, lowest since March 2021। ये CMI का डेटा है। तो सॉरी, पर लाल बत्ती जो है वो आपके आंकड़े थोड़े से गलत थे, बट आप लार्जर पॉइंट कह रहे थे, इसीलिए मैं इस मुद्दे को यहीं छोड़ती हूं। विवेक साइलस जी, इससे मैं 1 मिनट, विवेक साइलस जी बोले नहीं है, लेट्स बी डेमोक्रेटिक। विवेक साइलस जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं। आशुतोष जी को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी तवज्जो दी राहुल गांधी को, जबकि उन्हें पूरे विपक्ष को देनी चाहिए थी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या राहुल गांधी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं है लोकसभा में? और अगर उनको जवाब दिया तो क्या गलत किया प्रधानमंत्री ने? नहीं, देखिए, कांग्रेस अनडाउटेडली विपक्ष में, पहले आपको प्रणाम करता हूं, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, इसमें कोई डाउट नहीं। जो सच्चाई है वो तो बदली नहीं जा सकती। लेकिन नाविका जी, अभी हम लोग वित्त मंत्रियों की बात कर रहे थे कि पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि भाई 15 रुपए का पानी पी सकते हो, 20 रुपए की आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है गेहूं चावल का, तो क्यों परेशानी हो जाती है? तो हमको निर्मला जी की भी बात करनी चाहिए। निर्मला जी ने क्या कहा था कि प्याज और लहसुन के दाम पे जब पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था, मैं तो प्याज और लहसुन खाती ही नहीं, तो मुझे क्या पता उसका क्या रेट है। इतना इरिस्पॉन्सिबल जवाब निर्मला जी ने लोकसभा के अंदर दिया था। हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। निर्मला जी, पता नहीं हम उसको क्यों भूल जाते हैं, बिल्कुल याद रखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्र हमारी आत्मा है।
लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो और लोग हैं, जो उन पे लगातार वो हमला करते चले गए, तुषाराघात करते गए, प्रताड़ित करते गए। उस पे उनको पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, प्रधानमंत्री जी को मैंने इससे पहले कभी इस तरह से बोलते नहीं देखा। और सीएमआई की जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो डाटा है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में 100 में से 68 बेरोजगार है। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट लगा लीजिए, 16 लाख नौकरियां समाप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अलग। और अगर उद्योग धंधे बढ़े हैं तो रोजगार और नौकरियां कैसे खत्म हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सीएमआई का डाटा आया है नाविका जी। बढ़िए आगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मानती हूं, और उत्तर प्रदेश आपके दिल में है, मानती हूं, हमारे भी दिल में है, हम भी चुनाव देख रहे हैं। पर अगर राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है तो राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर ले। लेकिन दो सवाल आए हैं पब्लिक से। रमेश सिंह ग्रेटर नोएडा से और चितरंजन शर्मा दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं इनका सवाल। कांग्रेस ही टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको कम से कम 3 टुकड़ों का क्रेडिट देना चाहिए जो भारत के इन्होंने किए। 1947 में इन्होंने भारत और पाकिस्तान बनाया, उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया और फिर अक्साई चीन। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। इतने साल हो गए, इतनी घटनाएं हो गई, इतनी ट्रेजेडीज हो गई, इतने फेलियर्स आ गए, आप सीखते क्यों नहीं हैं? भारत को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। गजेंद्र सांखला जी, दोनों सवाल आपसे, 45 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दे दीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत अहम सवाल है। तोड़ा किसने भारत को? 47 में अक्साई चिन, पीओके और पाकिस्तान बनाया, और दूसरे कह रहे हैं कि इतनी दिक्कतें हैं देश में, कांग्रेस मजबूत विपक्ष क्यों नहीं बनती? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़ा है, न कि उसने कोई टुकड़े करने की बात की। जनसंघ ने कि वो चाहता था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, और टुकड़े किए जिन्ना ने, वो चाहता था प्रधानमंत्री पद लेने के लिए, इसलिए उन्होंने इस बात की सहमति दर्शाई और सहमति दर्शा करके देश के टुकड़े किए। और ये बात उन्होंने नहीं बताई कि आज जिस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए कांग्रेस ने मजबूती के साथ देश को एक मजबूत प्रमुख संपन्नता राष्ट्र बनाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको नहीं भूला जा सकता। दूसरी बात यह है, कांग्रेस को सबक लेने, बिल्कुल मैंने पहले भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करने के लिए इन सारे जितने भी बातें, इनसे सुझाव लेने चाहिए। समाप्त होता है, बस 10 सेकंड का समय। शहजाद पूनावाला, जिन्ना किस पार्टी से थे? जिन्ना किन के साथ थे? और जिन्ना ने अगर तोड़ा तो किसने तोड़ा इस देश को? ये सवाल क्या कांग्रेस भूल जाती है? इस वक्त शायद फैक्ट्स की कमी किस तरफ नजर आ रही है, ये आज जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले शहजाद पूनावाला, 10 सेकंड, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, आलम यही है कि एक समय पर जो कांग्रेस पार्टी आर्मी के किए हुए काम का श्रेय लेती थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, वही कांग्रेस पार्टी मनीष तिवारी के हिसाब से 2008 में जब 26/11 होता है तब दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का दोष हिंदुओं पर डालते हैं और मोस्ट फेवर्ड नेशन लेने का भी धैर्य उनमें करेज नहीं रहता है। तो यही तो स्थिति है कि आज कांग्रेस पार्टी, ये प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी कांग्रेस के बीच। और जवाब दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप क्या समझते हैं, क्या कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और आप दर्शकों क्या समझते हैं, किसकी बोलती बंद हुई, कांग्रेस की या बीजेपी? आपके सवालों के जवाब हमने दिए और आपके इन कमेंट्स का इंतजार रहेगा हमें, क्योंकि हम देखते रहते हैं आपके कमेंट्स और आपके विचार। बस आज के लिए बस इतना ही, पर सुनिएगा जरूर प्रधानमंत्री जी ने आज लोकसभा में क्या कहा। हमारे YouTube पर, हमारे सोशल मीडिया पे ये सारी बाइट्स और प्रधानमंत्री जी की स्पीच आपको मिलती रहेंगी। जरूर लॉग इन करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल शाम को 8 बजे सवाल पब्लिक का शो।